A Mysterious Warrior RS Novel Story CH-22 राज तिलक। नीलधारा सेना के महल के मुख्य द्वार पर सैनिकों ने 3 लोगों को रोक रखा था। वो तीनों कोई और नहीं, अरुण, अनु और राणा थे। जब सैनिकों ने अरुण को देखा तो पहले तो वो बहुत हैरान हुए कि अरुण कैसे अब तक जिंदा है, और अगर जिंदा है भी तो वो यहाँ वापस क्या करने आया है। ये सब सवाल उन सैनिकों के मन में चल रहे थे। अरे काका, मैं अरुण हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरुण ने अधेड़ उम्र के सैनिक की तरफ देखकर पूछा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो लीडर और दोनों शहजादे मुझसे खफा हो जाएंगे और मेरी नौकरी चली जाएगी, उस अधेड़ उम्र के सैनिक ने जवाब दिया। अरुण ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन आप क्या मेरा एक काम कर देंगे? अरुण ने पूछा। जरूर छोटे शहजादे, बताइए क्या करना है? उस आदमी ने पूछा। आपको मेरे आने की खबर लीडर के पास पहुंचानी होगी, वो भी खुद। अरुण ने सैनिक को समझते हुए कहा। अरुण, तुम अपने पिता के असली इरादे नहीं जानते बेटे, उन्होंने तुम पर एक जानलेवा हमला भी करवाया था। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी कहीं और गुजार लो, सैनिक ने अरुण के लिए फिक्र जताते हुए कहा। दरअसल बचपन में अरुण ने जब अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा ताकतवर होकर सबको हैरान कर दिया था, तब नेपटूर के सभी लोगों ने अरुण को अपना होने वाला लीडर मान लिया था और पूरी जनता अरुण की बहुत इज्जत करती थी। उनमें से एक ये सैनिक भी थे। इसीलिए वो चाहते थे कि अरुण हमेशा सही सलामत रहे और गलती से भी अपने पिता के सामने जाने की गलती न करे। लेकिन अरुण ने जब बार बार उनसे जिद की कि वो उसके आने का संदेश आदित्य के पास पहुंचाए, तब वो सैनिक आखिरकार आदित्य के पास चला ही गया। जब उसने अरुण के आने का संदेश आदित्य को दिया तो आदित्य डर से खड़ा हुआ और जल्दी से अरुण को अंदर लाने का आदेश सैनिक को दिया, जिसे सुनकर सैनिक और बाकी पूरी सभा में जितने भी बुजुर्ग बैठे थे वो भी हैरान हो गए। अरुण और उसके सती जैसे ही अंदर आए, आदित्य ने अरुण का हाथ पकड़ा और उसे अपनी लीडर की कुर्सी पर बैठा दिया और अनु और राणा के लिए भी उसने कुर्सियां खाली करवाई। आदित्य का ऐसा बर्ताव देखकर सब लोग हैरान थे। मनु, दक्ष और सोनिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दक्ष जो लीडर बनने के सपने देखता था, उसके सारे सपने एक ही पल में चूर चूर हो गए। तभी आदित्य ने ऐलान करते हुए कहा, मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से इस नीलधारी सेना का लीडर अरुण होगा। इतना सुनकर सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा हुआ क्या। अरुण आदित्य पर ऐसा क्या जादू किया जो आदित्य ने उसे आते ही लीडर घोषित कर दिया। आदित्य इतने में नहीं रुका और उसने अपनी सेना के पुजारी को बुलाया और उससे अरुण का राज तिलक भी करवाया। इतना कुछ एक साथ होते देख दक्ष और मनु की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन एक इंसानों भी था जिसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, और वो थी सोनिका। उसे अपने फैसले पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, काश अगर मैंने उस दिन मनु के प्रस्ताव को ठुकरा दिया होता तो आज मैं इस महल की मलकिन होती और अरुण को अपनी उंगलियों पर नचाती, लेकिन अब उसके हाथ से ये मौका निकल चुका था। अरुण के राज तिलक की बात पूरी जनता में फैल गई और सब लोग बहुत ही खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ दरबार में अरुण राज तिलक के तुरंत बाद ही अरुण अपनी जगह से खड़ा हुआ। अर्जुन ऐलान करते हुए कहा, आप सभी की इच्छा से मैं नीलधारी सेना का लीडर बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरी न मौजूदगी में आदित्य यानी मेरे पिता ही पूरी सेना का नेतृत्व करेंगे। इतना कहकर वो अपनी लीडर की कुर्सी पर बैठ गया। काफी देर तक अपने मंत्रियों और सेना के बुजुर्गों से बात करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अरुण, राणा और अनु को ले जाकर उन्हें उनके कमरे दिखाने के बाद खुद भी अपने कमरे में चला गया। अरुण उस पूरी रात सो नहीं पाया। लेटे लेटे अरुण बस अपने बचपन की यादों में खोसा गया। उसे अपनी मां के साथ बिताए हुए पल बार बार याद आ रहे थे। फिर अरुण अपने असली पिता के बारे में सोचने लगा। वो देखना चाहता था कि आखिरकार उसके असली पिता दिखते कैसे हैं, और जब वो और उसकी मां मुसीबत में थे तब उसके पिता ने उन्हें बचाया क्यों नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पिता की उन्हें बचाने के संघर्ष में मृत्यु हो गई हो। इस ख्याल के साथ ही अरुण एक बार फिर से टूट गया और वो बहुत ही निराश हो गया। उसकी अपने पिता को ढूंढने की उम्मीद टूटने लगी और इस बारे में सोचते सोचते अरुण को नींद आ गई। सपने में अरुण को फिर से वरुण देव के दर्शन हुए और अरुण को निराश देखकर वरुण देव ने उसे समझाते हुए कहा, तुम उम्मीद मत छोड़ो अरुण, तुम्हारे पिता जिंदा हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहनी चाहिए। अरुण ये बात सुनकर हैरान और खुश हो गया और इसी खुशी में उसकी नींद टूट गई और वो फिर से अपने ख्यालों को दुनिया में खो गया। अगली सुबह राणा अरुण को ढूंढते हुए उसके कमरे में गए। उन्हें वहां अरुण नहीं दिखा तो वो पूरे महल में अरुण को इधर उधर ढूंढने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद अरुण उन्हें दिखाई देता है
और अरुण दल के प्रशिक्षण ग्राउंड में दल के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था और उन्हें युद्ध कलाओं का बेसिक सिखा रहा था। तभी राणा ने पीछे से अरुण को आवाज लगाकर मजाक करते हुए कहा, अरुण, अगर तुम्हारा गुरु बनने का शौक पूरा हो गया हो तो जाओ, अपने गुरु के सामने आकर आशीर्वाद लो और ट्रेनिंग शुरू करो। दरअसल राणा ने ये अरुण के दल के बच्चों के सामने ऐसा इसलिए कहा था कि बच्चे ये जानकर हैरान हो जाएं कि वो अरुण के भी गुरु हैं। अरुण भी बिना हिचकिचाए राणा के सामने आया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राणा ने भी आशीर्वाद देकर अरुण को गले लगा लिया और फिर कहा, अरुण, तुम सच में कमाल हो, अपने दल के बच्चों के सामने लीडर होने के बावजूद तुम अपने गुरु का आशीर्वाद लिया, बिना अपनी इज्जत और ओहदे का ख्याल किए। अरे गुरुदेव, अब बस भी करिए, मैं कहीं आपकी कही बातों को सुनकर अहंकारी न हो जाऊं, अरुण ने हंसते हुए कहा। राणा बोले, चलो अब बहुत हुई बातें, अब तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। अब आप मुझे कौन सी तकनीक सीखने वाले हो गुरुदेव? अरुण ने पूछा। तुमने कल रात मुझे सभी को बेहोश करते तथा बिना रस्सी के दूसरे के शरीर को बांधने की तकनीक इस्तेमाल करते हुए देखा था, क्या अब तुम वो तकनीक सीखना चाहोगे? राणा ने अरुण से पूछा। अरे जरूर सीखना चाहूंगा ना, और क्या आप उसके साथ साथ मुझे लोगों की यादाश्त मिटाने और कठपुतली बनाने ली भी तकनीक भी सिखाएंगे? अरुण ने बड़े ही जोश से भरे अंदाज में पूछा। अरे थोड़ा तो सब्र रखो अरुण, मैं जानता हूं तुम सब कुछ एक बड़ी में सीख लेना चाहते हो, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा, तब तक तुम सिर्फ बेहोश करना और शरीर बांधना सीखो। इतना कहकर राणा मैदान के बीचों बीच चले गए और अरुण को खुद के सामने आकर खड़े होने का इशारा किया। अरुण जाकर राणा के सामने खड़ा हो गया। तभी राणा ने उसे बताया, अब जो मैं तुम्हें सीखने जा रहा हूं, इन्हें कहते हैं मार्शल आर्ट्स। इससे तुम किसी को भी बेहोश और उसके शरीर को तो लोक कर ही सकते हो, लेकिन युद्ध के दौरान तुम इनका इस्तेमाल करके खुद का बचाव और दुआरे पार हमला भी कर सकते हो। अरुण को ध्यान से सुनते हुए राणा ने आगे कहना जारी रखा, मार्शल आर्ट्स में अपने शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल हमला करने और खुद के बचाव के लिए किया जाता है, और जब तुम हमले और बचाव में निपुण हो जागे तब तुम्हें मैं शरीर बांधना आए बेहोश करना भी सिखाऊंगा। अब क्या होगा आगे? क्या अरुण सीख पाएगा मार्शल आर्ट्स? और आखिर कब निकलेंगे अरुण और उसके साथी तलाश के सफर पर? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी। चैप्टर 23 मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू। नीलधारी सेना के मैदान के बीचों बीच राणा अरुण को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। अरुण ने राणा से बड़े ही उत्साह से पूछा, गुरुदेव, अपने ये सब कलाएं कहाँ से सीखी थी? राणा ने जवाब में कुछ ज्यादा ना बोलते हुए बस इतना सा कहा, वक्त आने पर तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक बस सब्र रखो। ये जवाब सुनकर अरुण थोड़ा निराश हो गया, लेकिन राणा ट्रेनिंग आगे बढ़ते हुए अरुण को हमला करना सीखने लगे। पूरे दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अरुण अनु के कमरे में गया। आज पूरा दिन अनु कमरे से बाहर नहीं आया थी। अरुण को थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसने अनु के कमरे में जाकर देखने का फैसला लिया। अरुण ने पहले तो दरवाजा हल्के से खटखटाया, लेकिन जब अरुण ने देखा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही और दरवाजा भी खुला है तो वो थोड़ा और परेशान हो गया। उसने जल्दी से अंदर जाने का फैसला किया। अरुण जैसे ही कमरे में घुसा, अरुण थोड़ा हैरान हुआ। उसने देखा अनु के बिस्तर पर चारों तरफ जड़ी बूटियां फैली है और अनु भी बिस्तर पर लेटी है। आखिर क्या हुआ होगा अनु को? आइए जानते हैं। अरुण घबराकर अनु के पास गया और उसने अनु को उठाने के लिए उसकी गाल थपथपानी शुरू की। तभी अनु अचानक से होश में आई और उसने अरुण को देखा तो वो भी थोड़ा घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनु ने अचानक से घबराकर पूछा। अरे मैं कमरे के अंदर आया तो तुम बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, इसीलिए मैं घबरा गया और मैं तुम्हें होश मिलने की कोशिश करने लगा। वैसे तुम ठीक तो हो ना? अरुण ने एक सांस में ये सब बोल दिया, क्योंकि अरुण अनु को ऐसी हालत में देखकर घबरा गया था। अनु ने अरुण को समझाते हुए कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तो बस कल रात से तुम्हारे लिए दवाई बना रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा थक गई और काम करते करते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो तुम सोई हुई थी और मैं समझा कि शायद किसी जड़ी बूटी की वजह से तुम्हें कुछ हो गया और तुम बेहोश गई हो। अरुण ने चैन की सांस लेते हुए बोला। फिर अनु ने अरुण की हालत ध्यान से देखी। अरुण इतनी फिक्र में आ गया था कि वो पूरी तरह पसीने से भीग गया था और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रखी थी। और अरुण को खुद की इतनी फिक्र करते देख अनु को बहुत टच फील हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब से गए। आखिर क्या चल रहा था उन दोनों के बीच? क्या खो रहे हैं दो आशिक इश्क की भूल भुलैया में? चलिए जानते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आया तो वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए, लेकिन उन दोनों के ही चेहरे एकदम लाल हो चुके थे। फिर अनु ने बात संभालते हुए अरुण के हाथ में एक गोलियों से भरी एक शीशी रख दी और कहा,
अब जब तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है तो मुझे लगता है तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग के बाद इस गोली को खाना चाहिए। इससे तुम्हारे मसल ताकतवर होंगे और तुम्हारे रिफ्लेक्स को भी ये गोली शार्प करेगी। अरुण ने उससे वो गोलियों की शीशी ली और शुक्रिया बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। दरअसल अरुण अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी सारी फीलिंग्स उसके चेहरे की लाली अच्छे से बता रही थी। फिर उस दिन से अगले 8 महीने तक अरुण ने नेपटूर में रहकर ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, जिस दौरान राणा ने उसे मार्शल आर्ट्स में डिफेंस और अटैकिंग सिखा दी थी। अब बारी थी बेहोश करने की तकनीक और शरीर बांधने की तकनीक सीखने की, लेकिन उसके लिए अरुण को यम चक्र हासिल करना बहुत जरूरी था। और अभी यम चक्र हासिल करने के लिए अरुण को 3 सितारे और हासिल करने थे। अब ये समस्या अरुण के रास्ते का रोड़ा बन चुकी थी। अगर अरुण सीधे सीधे ट्रेनिंग लेकर अपने सितारे हासिल करने की कोशिश करता है तो उसमें उसे कम से कम 2 साल लग जाएंगे, और अरुण के पास जिस चीज की सांसें ज्यादा कमी थी वो था समय। तभी अनु एक सुझाव देते हुए कहती है, अरुण एक रास्ता तो है जिससे तुम जल्द से जल्द 3 सितारे हासिल कर पाओ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। अरुण और राणा अनु की बातें ध्यान से सुनने लगे। फिर अनु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक जगह है नेपटूर के जंगलों में छुपी हुई एक रहस्यमयी जगह जिसके बारे में देवताओं और दानवों के अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे भी इस जगह के बारे में देवलोक में ही पता चला था। अरुण ने बड़ी हैरानी से अनु को देखा और पूछा, कौन सी जगह और ऐसा क्या खास है उस जगह में? दरअसल देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान वरुण देव ने अपनी सबसे ताकतवर शक्ति वरुण अस्त्र का प्रयोग वरुण लोक को बचाने के लिए किया था। तब उसमें से निकली शक्ति से लाखों दानव एक वार में मारे गए थे, लेकिन फिर भी वो अस्त्र शांत नहीं हुआ और उसमें से जल निकलता रहा, और वो जल आसमान से गिरता हुआ नेपतू के जंगलों में एक रहस्यमयी गुफा में एक तालाब के रूप में जमा हो गया। लेकिन उस पानी के अंदर इतनी ऊर्जा है कि शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो उसकी शक्ति को पचा पाए, लेकिन अगर कोई गलती से भी ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो कम से कम 5 से 7 सितारों की छलांग लगा सकता है। अनु ने अरुण को सब कुछ समझते हुए कहा, अब क्या होगा आगे? क्या अरुण सितारों की छलांग लगाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार होगा? ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इसीलिए बने रहिए हमारी कहानी अ मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। CH24 अनजाने लोगों से मुलाकात। नीलधारा सेना के मैदान में अरुण, राणा, अनु और आदित्य खड़े थे। अनु ने अरुण को नेपटूर के जंगलों में छुपे रहस्यमयी तालाब के बारे में बताया, जहां जाने से अरुण की शक्तियां 5 से 7 सितारों तक बढ़ सकती हैं। लेकिन साथ ही अनु ने यह भी बताया कि वहां पर जाने में कितना खतरा हो सकता है। तभी अरुण ने फैसला सुनाते हुए बोला, हम उस रहस्यमयी तालाब को ढूंढने जरूर जाएंगे और वो शक्ति हासिल करके ही रहेंगे। और आदित्य जी, मेरी नामौजूदगी में आपको ही पूरी सेना का ध्यान रखना होगा। आदित्य ने अरुण को आश्वासन देते हुए कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, यहां पर मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी ओर अनु और राणा थोड़े परेशान तो थे, लेकिन अभी अरुण के लिए उस रहस्यमयी तालाब को ढूंढने जाना ही सबसे अच्छा फैसला होगा, ये सोचकर वो दोनों भी अरुण के फैसले से खुश थे। अगली सुबह अरुण, राणा और अनु तीनों अपनी तैयारी करने के बाद उस तालाब की तलाश में निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मनु और दक्ष एक कमरे में बैठे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब अरुण कहाँ और क्यों जा रहा है, वो भी पूरी जिम्मेवारियां उनके पिता आदित्य को देकर। और तो और वो इस बात से ज्यादा हैरान थे कि आखिर आदित्य को हुआ क्या है, वो अरुण की सारी बातें क्यों मान रहे हैं। इन सब ख्यालों में उलझा मनु बोला, बड़े भाई, कायदे से आपको इस नीलधारी सेना का अगला लीडर बनना चाहिए था, लेकिन पिताजी को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अरुण के आते ही उसे लीडर की कुर्सी दे दी। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पिताजी को आखिर हुआ क्या है, हमें ये पता लगाना ही होगा। दक्ष भी अपनी बोए चढ़ाते हुआ बोला। फिर अरुण के जाने के बाद दक्ष और मनु दोनों ही अपने पिता आदित्य से मिलने के लिए उनके कमरे में गए। तब दक्ष ने गुस्से से उनसे पूछा, ये सब आप क्या कर रहे हैं पिताजी? आपने मेरी कुर्सी उस अरुण को दे दी। उस कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था और आपने बिना सोचे समझे उसे लीडर बना दिया, आखिर क्यों? आदित्य ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, अरुण बहुत ही काबिल और ताकतवर है, उसने तुमसे जल्दी और तुम दोनों से ज्यादा ताकत हासिल कर ली है, इस हिसाब से उसका लीडर बनना कहीं से भी गलत नहीं है, और तो और नेपटूर की पूरी जनता भी यही चाहती है कि अरुण ही लीडर बना रहे। मनु ने बदतमीजी करते हुए कहा, ए बूढ़े, तू सतिया गया है क्या? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। इस सेना का लीडर अरुण नहीं दक्ष भाई ही होंगे, ये बात कान खोलकर सुन ले। तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे चुपकारवा दिया। आदित्य को इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई और न ही कुछ महसूस हुआ, क्योंकि राणा ने उसे बस एक कठपुतली बनाकर छोड़ दिया था। अब उसमें किसी भी तरह की फीलिंग और इमोशन नहीं बचे थे। अब तो बस वो वही कर सकता था जो अरुण ने उसे करने को कहा था।
आदित्य को मनु की बात पर कुछ भी रिएक्शन न देते देख दक्ष इतना तो समझ गया कि उसके पिता के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा कौन सा बाप है जो अपन बेटे की ऐसी बड़ी ई बातें सुनकर भी शांत रह सके। फिर दक्ष मनु को अपने साथ लेकर आदित्य के कमरे से गुस्से में बाहर निकल गया। फिर अपने कमरे में बैठकर दक्ष ने मनु से कहा, देखो कुछ तो गड़बड़ है, पिताजी को कुछ तो हुआ है और इस बात का पता मैं लगा कर ही रहूंगा और उन्हें फिर से पहले की तरह ठीक बना दूंगा। क्या दक्ष कर पाएगा अपने पिता को पहले जैसा, वो भी अरुण के वापस लौटने से पहले? आइए जानते हैं। अरुण और उसके दोनों साथी अब जंगल के सामने थे और जंगल में घुसने ही वाले थे, इतने में उन्हें सामने से आते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। वो कुल 7 लोग थे, 3 मर्द और 2 औरतें और 2 जवान लड़कियां। वो लोग शायद किसी जानवर का शिकार करके लौटे थे, क्योंकि दोनों मर्दों ने अपने अपने कंधे पर एक एक मारे हुए जानवर की लाश रखी हुई थी और वो लोग काफी तेजी से जंगल से बाहर की तरफ भागे आ रहे थे। अरे जंगल के अंदर मत जाओ, एक बहुत ही खूंखार शेर जंगल में बौखलाया हुआ घूम रहा है, उन लोगों के लीडर ने अरुण और उसके साथियों को रोकने के लिए चिल्लाकर बोला। अरुण ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, अरे आप लोग डरिए नहीं, इस तरफ आ जाए, इस तरफ से जंगल से बाहर जाने का रास्ता है। उनकी मदद के बदले अरुण ने भी उनकी मदद करने की सोची और उन्हें सही रास्ता बता दिया। फिर वो लोग भागते हुए अरुण और उसके साथियों के पास पहुंच गए। उनके पास आकर उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और कंधे पर एक मारे हुए सुअर की लाश उठाई हुई थी, वो आगे आकर बोला, शुक्रिया हमें सही रास्ता बताने के लिए, मगर आप लोगों को भी हमारे साथ जंगल से थोड़ा दूर चलना चाहिए। दरअसल एक बहुत बड़ा और खूंखार शेर जंगल में बौखलाया हुआ घूम रहा है। शायद किसी शिकारी ने उसके बच्चे को चुरा लिया है, इसीलिए आपका फिलहाल जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं होगा। आप लोग तब तक हमारे साथ रह सकते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर अरुण भी सोच में पड़ गया कि आखिर उसे शेर से सामना करने का रिस्क लेना चाहिए या नहीं। फिर अरुण ने राणा और अनु की तरफ देखा, वो दोनों भी अरुण को देखकर उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। तभी अरुण ने फैसला किया कि वो लोग उस शेर का गुस्सा शांत होने के बाद ही जंगल में जाएंगे। ऐसा नहीं था कि अरुण उस शेर का सामना करने से डर रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वो कुछ टाइम इन शिकारियों के साथ गुजरेगा तो शायद उनसे जंगल के अंदरूनी हिस्सों के बारे में जानकारी निकाल पाए, जिससे उसे उस तालाब को ढूंढने में आसानी हो। फिर अरुण ने आगे बढ़कर कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी जान बचा ली, लेकिन हम आपके साथ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। अरुण ने ऐसा सिर्फ दिखावे के लिए किया था, ताकि उन लोगों को ऐसा न लगे कि ये लोग तो बस मुफ्तखोर है और उन लोगों के गले पड़ गए हैं। फिर उस आदमी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने यही जंगल के बाहर हमारे तंबू लगाए हुए हैं और हमारे पास कुछ तंबू एक्स्ट्रा भी हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग हमारे साथ ही चलिए। शुक्रिया दोस्त, आपके के इस एहसान का बदला हम जरूर चुकाएंगे, राणा ने जल्दी से आगे आकर कहा। राणा ने जल्दबाजी में ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अरुण फिर से कोई बेवकूफ़ी करे और उनके पास से ये मौका चला जाए। तो चले फिर, उस आदमी ने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ चलिए चलिए, अरुण और राणा ने एक साथ कहा। फिर वो सातों लोग आगे आगे और अरुण और उसके साथी पीछे पीछे चलने लगे। तभी अनु को कुछ एहसास हुआ। अनु ध्यान से उन 7 लोगों में सबसे पीछे चल रही लड़की को देखने लगी और अनु को कुछ तो गड़बड़ का एहसास हुआ। और तभी उस लड़की ने भी एक बार पीछे मुड़कर अनु को देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें ही देखी जा सकती थी। उस लड़की ने एक नजर अनु और फिर अरुण को देखा और आगे की ओर दोबारा चलने लगी। कौन है ये लड़की और कौन थे ये सातों लोग? कहीं ये लोग अरुण के लिए कोई मुसीबत तो नहीं बन जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी ए मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। CH-25 अरुण का पहला जाम उन लोगों का लीडर अरुण और उसके साथियों को जंगल से थोड़ी ही दूर एक खुले मैदान जैसे इलाके में ले आया, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और काफी सारी छोटी छोटी जड़ी बूटियां वहां उगी हुई थी। अनु को भी वो जगह बहुत पसंद आई थी। वहां पर उन लोगों ने कुछ तंबू लगाए हुए थे, लेकिन वो तंबू सबके लिए पूरे नहीं पड़ते, इसीलिए उन लोगों के पास जो फालतू तंबू थे, उस पलटन के लीडर ने उन्हें उठाया और उन्हें भी गाड़ने की तैयारी करने लगा। तभी अरुण और राणा ने उसकी मदद करने का फैसला किया और अनु भी उन 2 लड़कियों के साथ लकड़ियां इकट्ठा करने चले गई और बाकी बची 2 औरतें खाना पकाने की तैयारी करने लगी। जब तक अरुण और वो लीडर तंबू लगाकर हटे, तब तक अनु और वो दोनों लड़कियां भी वापस आ चुकी थी। फिर उन्होंने वहां पर आग जलाई और उन दोनों सुअरों की लाश को पकाने लगे। सूरज ढलने को था और वो सब लोग आग के आसपास बैठ गए। तभी उस पलटन के लीडर ने अरुण से पूछा, हाँ तो नौजवान, अपने बारे में तो बताओ हमें।
अरुण ने भी सीधे सीधे जवाब देते हुए बड़े प्यार से कहा, मेरा नाम अरुण है और ये मेरे गुरुदेव, इनका नाम है राणा और ये है अनु मेरी दोस्त। फिर अरुण ने भी सवाल करते हुए पूछा, वैसे आपने अपने और अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? मेरा नाम है लोका और ये सब मेरा परिवार है। ये दोनों मेरे बेटे विक्रम और राज और ये दोनों मेरी बहुएं हैं। और ये दोनों मेरी बेटियां हैं राशि और सोनू और ये मेरे दामाद अरमान है। और हम सब सेलेडोनिया के बाहर से आए हैं, लोका ने जवाब दिया। ओह, तो आप यहाँ के नहीं हो, तो फिर आप लोग कहाँ से आए हो? अरुण ने हैरानी से पूछा। लेकिन अनु को अभी भी उन लोगों पर यकीन नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं बाकी सबको तो वो फिर भी छोड़ सकती थी, लेकिन वो लड़की जिसका नाम लोका सोनू बता रहे थे, उस लड़की पर अनु को न जाने क्यों बहुत ही शक हो रहा था। तभी लोका ने बात आगे बढ़ते हुए कहा, हम यहाँ सेलिडोनिया के साथ के देश सेलिनियम से आए हैं और इस साल वहाँ बाढ़ और तूफान की वजह से हमारा सब कुछ तहस नहस हो गया, हमारा घर खेत सब बर्बाद हो गया, इसीलिए हमें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अरुण और राणा को उन लोगों की इस बात पर बहुत ही तरस आया, लेकिन अनु अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी सोनू ने अरुण से पूछा, वैसे आप लोग इस जंगल में क्या करने जा रहे थे? अरुण कुछ बताए उससे पहले ही अनु ने खांसते हुए जवाब देते हुए कहा, वो हम तो बस जड़ी बूटियों और अलग अलग चीजों की खोज में निकलते हैं और फिर उन्हें जंगल से लाकर बाजार में बेचते हैं, बस यही हमारा काम है। और साथ ही अनु ने अरुण और राणा को कुछ भी न बताने का इशारा भी कर दिया। अनु ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, वैसे लोका जी, आप लोग उस जंगल में क्या कर रहे थे? मेरा मतलब है, आप लोग अगर इतनी ही मुसीबतों से घिरे हुए थे और इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो आप लोग यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हो? आपको तो कहीं सुरक्षित जगह रुकना चाहिए था। तभी लोका हड़बड़ाते हुए बोला, वो दरअसल हमारे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं बची है, तो हम किसी भी शहर में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर तंबू लगाकर कुछ समय के लिए गुजारा कर रहे हैं। अनु समझ तो गई थी कि शायद लोका झूठ बोल रहा है, लेकिन वो बिना किसी सबूत के उन लोगों पर ऐसे ही कोई इल्जाम भी नहीं लगना चाहती थी, इसीलिए उसने बात को वहीं छोड़ते हुए सोनू से पूछा, वैसे सोनू, आपकी उम्र क्या होगी? अनु का ये सवाल करने के पीछे कारण था, पहला कि वो कब से देख रही थी सोनू अरुण को घूरे जा रही थी। अब या तो अरुण उसे पसंद आया होगा या फिर कोई और वजह, बस यही जानने के लिए अनु ने ये सवाल पूछा था। सोनू ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, 20 साल, मेरी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। और फिर वो अरुण की तरफ देखकर पूछती है, वैसे अरुण जी, आपकी उम्र कितनी होगी? ये सवाल सुनकर अरुण और अनु दोनों ही थोड़ा हड़बड़ा गए। फिर अरुण ने जवाब दिया, मेरी उम्र लगभग 21 साल होने वाली है। सोनू ने मुस्कुराते हुए बस अरुण की आंखों में देखा और कहा, ओह, तो आप मेरे से बड़े हैं। अरुण थोड़ा घबरा गया था, दरअसल न जाने क्यों उसे ये एहसास हो रहा था कि अब उसकी खैर नहीं। फिर उसने अनु की तरफ थोड़ी तिरछी नजर से देखा तो अनु उसे ही घूर रही थी और अनु ने तभी मुंह में कुछ बड़बड़ाया, अरुण जी, आपकी उम्र कितनी है? हाय, बड़ी उम्र पूछने वाली। अरुण ये साफ साफ देख पा रहा था कि अनु बहुत ही गुस्से में थी और उसे गुस्से में देख अरुण को और भी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं आज अनु उसका क्या हाल करेगी। हमारा हीरो तो अभी से हीरोइन से डर रहा है, अभी तो न प्यार का इजहार हुआ न इकरार हुआ, अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से इतना खौफ। खैर चलिए, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद जब उनका खाना पककर तैयार हो गया तो लोका की बहुओं ने सबको खाना परोसा और अनु ने भी उनकी थोड़ी मदद की। फिर खाना खाने के बाद लोका ने अरुण और राणा से पूछा, क्यों ना कुछ घूंट जाम के हो जाए? राणा ने तो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, लेकिन अरुण अभी भी थोड़ा शर्मा रहा था। दरअसल अरुण ने पहले कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था, तो उसे डर था कि कहीं वो गलती से भी बेकाबू हो गया तो जो उसकी थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चले जाएगी। लेकिन बार बार लोका के कहने पर अरुण ने भी आखिरकार एक दो जाम लगा ही लिए। फिर देर रात तक गाना बजाना करने के बाद जब उन लोगों की शराब भी खत्म हो गई, तब जाकर लोका और उसके दोनों बेटे और जमाई तीनों उठे और लड़खड़ाते हुए अपने अपने तंबू में चले गए। और राणा तो वहीं आग के पास ही पीते पीते सो गए थे। अब वहां बचा अकेला अरुण। अरुण भी अपने होश गंवा चुका था और क्योंकि अनु को ये फिक्र थी कि अरुण पीने के बाद कोई राज की बात लोका या किसी और के सामने न बोल दे, इसीलिए वो तंबू में बैठकर बस अरुण और उन सब की बातें सुन रही थी। और जब सब लोग चले गए तो वो भी अरुण को लेने तंबू से बाहर जाती है और उसे लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अब क्या होगा आगे? कहीं नशे में अरुण कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर देगा? और क्या अनु का गुस्सा हो चुका था शांत, या फिर अब अरुण को झेलनी होगी उसकी डांट? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी अ मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। CH26 अरुण की बाहों में अनु। अनु अरुण को लेकर तंबू में आ जाती है, लेकिन अरुण की हालत कुछ ठीक नहीं थी।
ऐसा नहीं था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अरुण की इस वक्त आंखें ठीक नहीं थी, क्योंकि वो न चाहते हुए भी बस अनु को घूरे जा रहा था। उसके मन में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी और वो बहुत कोशिश करके खुद को काबू में रख रहा था। दरअसल अरुण की भी इसमें कोई गलती नहीं थी। अनु थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसको देखकर अपना आपा खो दे। वो तो अरुण पता नहीं कैसे उसके इतने करीब होते हुए भी खुद को काबू में कर लेता था, लेकिन आज नशे की हालत में उसके लिए खुद को काबू करना मुश्किल हो रहा था। अनु ने एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की ड्रेस पहनी थी जो सिर्फ उसके घुटनों तक थी और अरुण का ध्यान बार बार उसकी गोरी लंबी टांगों पर जा रहा था। अपना हीरो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्या अनु संभाल पाएगी हमारे बेकाबू हीरो को? चलिए जानते हैं। अरुण को खुद को ऐसे घूरते हुए देख अनु ने गुस्से से कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अरुण नशीली आवाज में कहता है, चलो इसी बहाने तुम मुझे कम से कम छू तो लोगी। और वो खड़ा खड़ा लड़खड़ाने लगा। अनु उसे संभालने के लिए आगे होती है, तब तक वो संभल जाता है और फिर तभी वो कहता है, देखो मेरे करीब मत आओ, मैं नशे में हूं, इसलिए गलती से भी मेरा फायदा उठाने का मत सोचना। अरुण की ये बात सुनकर अनु को थोड़ी हंसी आ गई और उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी वो अरुण से चिढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब कहाँ मुझे तुम अपना फायदा उठाने दोगे, अब तो वो चुड़ैल सोनू मिल गई है तुम्हें। वैसे क्या पूछ रही थी वो तुमसे? तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या करना था उसे उम्र जानकर? आए बड़ी उम्र जानने वाली। अरे उसने तो बस ऐसे ही पूछ लिया होगा, लेकिन क्या तुम्हें उसके मेरे नजदीक आने से जलन हो रही है? अरुण अनु को और अरेशन करने के लिए बोलता है, मैं क्यों जलूंगी, भला भाड़ में जाए वो और तुम जो मर्जी करो, मुझे क्या। अनु ने इतना कहकर अपना मुंह फेर लिया और अरुण की तरफ पीठ कली। अरुण ने भी धीरे से पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरुण ने कुछ इस तरह से अनु की कमर को कस के पकड़ा कि अनु की तो एक बारी के लिए जान ही निकल गई थी और अरुण अपने हाथा से कमर से होते हुए अनु के पेट पर अपनी उंगलियों को सहलाने लगा। अनु भी अरुण की बाहों में रहने के सुख को महसूस कर रही थी और वो भी खुद को अरुण की बाहों में सौंप चुकी थी। अरुण की गर्म सांसें अनु के कंधे पर महसूस हो रही थी। तभी अरुण के हाथ धीरे धीरे पेट से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तब अनु ने अपने दोनों हाथों से अरुण के हाथों को पकड़कर रोक लिया और कुछ देर ऐसे ही उसकी बाहों में खड़ी रही। काफी देर बाद अनु को एहसास हुआ कि शायद अरुण उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुका है और अनु ने अपने सिर में हल्के से थप्पड़ मरते हुए कहा, एक नंबर की बुद्धू है तू अनु। फिर उसने अरुण के बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। अरुण उसे कसकर पकड़े हुए था। तभी अनु ने बिना सोचे अरुण की गाल पर एक किस कर दी। कहीं हमारी हीरोइन भी बेकाबू तो नहीं हो गई? और क्या इरादे हैं अनु के, आइए जानते हैं। अनु की किस के बाद अरुण की पकड़ थोड़ी कमजोर हो गई। अनु ने फिर से उसे एक किस की और खुद को अरुण के हाथों से बाहर निकला। फिर अनु अरुण को आराम से ले जाकर बिस्तर पर लेटा कर जाने लगी। तभी अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अब वो दोनों एक बिस्तर पर थे। अरुण ने उसे फिर से कसकर पकड़ा और जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पकड़कर सो जाता है, वैसे ही अरुण ने भी अनु को कस के पकड़ा और उसके साथ ही सो गया। अनु भी उसे परेशान ना करने की सोचकर उसके साथ ही सो गई। अगली सुबह जब अरुण की आंख खुली तो अरुण ने खुद को अनु को बहुत ही कसकर और अजीब ढंग से गले लगाया हुआ पाया। और रात को अरुण इतनी पी चुका था कि अब उसे कुछ होश नहीं था कि आखिर रात को उसने क्या क्या किया था। इसीलिए वो खुद को अनु के साथ ऐसी हालत में देखकर घबरा गया कि कहीं उसने अनु के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करने लगा, अनु की भी नींद थोड़ी खुली और उसने अरुण का हाथ पकड़ लिया। अरुण को घबराया हुआ देख अनु ने उससे पूछा, क्या हुआ अरुण, तुम ठीक तो हो? अरुण ने भी घबराहट में यही सवाल अनु से पूछा, रात को क्या हुआ था और तुम ठीक तो हो? अनु समझ गई कि अरुण थोड़ा घबरा गया है और वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, लेकिन अरुण की भी इसमें गलती नहीं थी। अरुण के अलावा और कोई भी अगर इन दोनों को उस हालत में देखता तो शायद वो भी ऐसा ही कुछ सोचता जो अरुण सोच रहा था। लेकिन फिर अनु ने सोचा, क्यों ना अरुण के साथ थोड़ी मस्ती की जाए और उसकी टांग खींची जाए। बस इतना सोचकर अनु अपनी आंखों में झूठे आंसू ले आए और अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। अब क्या होगा आगे? क्या अनु अरुण को परेशान करने के प्लान में हो पाएगी कामयाब, या फिर उसका मजाक उसी पर पड़ जाएगा भारी? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी अ मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। RS Novel Story। Thanks for watching story. Subscribe to my channel.